चलिए आज हम सैन्य इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली अंडरडॉग जीतों में से एक पर बात करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां एक छोटी सी हमलावर सेना ने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही पलट कर रख दिया। ये पानीपत की पहली लड़ाई की कहानी है और यकीन मानिए ये रणनीतिक चालाकी की एक बेहतरीन मिसाल है। अब जरा उस खतरे का अंदाजा लगाइए। सोचिए, सामने से 1000 विशाल जंगी हाथी पूरी ताकत और गुस्से के साथ दौड़ते चले आ रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। इब्राहिम लोदी की सेना का ये सबसे खौफनाक हिस्सा था, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। और दिलचस्प बात तो ये है कि 21 अप्रैल 1526 के दिन दोनों सेनाओं के बीच का अंतर बिल्कुल चौंकाने वाला था। एक तरफ बाबर की सेना, जिसमें मुश्किल से 12,000 सैनिक थे, और सामने इब्राहिम लोदी की विशाल फौज, जिसमें 50 से 70,000 के बीच सैनिक थे। मतलब बाबर का सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो आकार में उनसे लगभग 6 गुना बढ़ा था। खंड एक विभाजित साम्राज्य। आइए देखते हैं कि उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक माहौल कैसा था, जिसने इतने बड़े आक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद इब्राहिम लोदी का साम्राज्य असल में अंदर से ही खोखला हो रहा था। सत्ता को लेकर ऐसी खींचतान मची थी कि पंजाब के गवर्नर जैसे बड़े अधिकारियों ने ही दल बदलने की पेशकश कर डाली। ये आंतरिक कलह और टूटता हुआ साम्राज्य मौकापरस्त बाबर के लिए भारत में घुसने का एकदम परफेक्ट मौका था। और बाबर ने इसका पूरा फायदा उठाया। उनका ये सफर कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। 1504 में काबुल पर कब्जा करने से लेकर 1519 में चिनाब नदी तक पहुंचने और फिर पंजाब से होते हुए दिसंबर 1525 में सिंधु नदी पार करने तक, ये उनका 2 दशकों का लगातार विस्तार था, जो अब सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। खंड 2 डेविड बनाम गोलियत। सबसे अहम बात यह है कि जब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ताकतें पानीपत के मैदान में आमने सामने आईं, तो मुकाबला कैसा था। सैनिकों की संख्या का ये अंतर वाकई बहुत डरावना है। इसे देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि इतनी छोटी सेना खुद को तुरंत तबाह होने से कैसे बचा सकती है। भला 12,000 लोग इतने बड़े हुजूम का सामना कैसे करेंगे? इसका सीधा सा जवाब है तकनीक। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध के दौरान बारूद, माचिस वाली बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोगों में से एक था। उनके पास 15 से 20 खतरनाक तोपें थीं और साथ ही मध्य एशिया के बेहद फुर्तीले घुड़सवार तीरंदाज भी। अब आते हैं खंड 3 पर, बारूद का फायदा। चलिए समझते हैं कि बाबर ने सुल्तान की उस विशाल सेना के लिए कितनी बारीकी और चालाकी से जाल बिछाया था। तो बाबर ने किया क्या? उसने एक बहुत ही शानदार रक्षात्मक बॉटलनेक यानी एक संकरा रास्ता तैयार कर दिया। सबसे पहले 700 गाड़ियों को एक कतार में बांध दिया। फिर उनके बीच बंदूकधारियों के लिए छिपकर वार करने की जगह बनाई। अपने दाहिने हिस्से को पानीपत शहर की तरफ सुरक्षित रखा और बाईं और शाखाओं से भरी खाइयां खोद दी। और हाँ, बीच बीच में अचानक हमला करने के लिए 150 घुड़सवारों की चौड़ाई वाले कुछ निकास बिंदु भी खुले छोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि जब सुल्तान की उस विशाल सेना ने हमला किया तो उनका वही संख्यात्मक लाभ उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। इब्राहिम का मोर्चा इतना संकड़ा हो गया था कि सेना एक ही जगह फंस गई। सामने से बाबर की तोपों और बंदूकों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और बाबर के फुर्तीले घुड़सवार तीरंदाजों ने तेजी से किनारों और पीछे से घातक हमला बोल दिया। और यही युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बारूद और तोपों की उस अपरिचित कान फाड़ देने वाली गर्जना ने लोधी के सबसे बड़े हथियार, उसके युद्धक हाथियों को बुरी तरह डरा दिया। घबराहट में वो हाथी अनियंत्रित हो गए और पीछे मुड़कर अपनी ही सेना के लोगों को कुचलने लगे। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरी बाजी पलट दी। खंड 4 एक साम्राज्य का उदय। इस एक दिन की लड़ाई के बाद जो हुआ और इसकी जो विशाल विरासत रही, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस जीत का पैमाना देखिए, ये बिल्कुल एक तरफा था। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में मारा गया, उसके साथ उसके 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और जो पीछे हटे उनमें से भी हजारों लोग रास्ते में मारे गए। दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई और बाबर ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत को तोड़ने के लिए पानीपत की जीत मुख्य चाबी थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी नई सत्ता को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए बाबर ने अगले कुछ साल और लड़ाइयां लड़ी। 1527 में खानवा में राणा सांगा को हराया और 1529 में घाघरा में अफगानों को।
इन जीतों ने उनके नए क्षेत्रों को मजबूती से स्थापित कर दिया। यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो है इसका ऐतिहासिक प्रभाव। इस असमान और चमत्कारी जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप में उस मुगल साम्राज्य की नींव रखी जिसने अगले 200 से अधिक वर्षों तक इस क्षेत्र पर राज किया। अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर लोधी के वो 1000 युद्धक हाथी बारूद की उस अपरिचित आवाज से नहीं घबराते? अगर मैदान में वो अराजकता नहीं फैलती, तो क्या आज पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास कुछ और होता? ये निश्चित रूप से इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।